चट्टानें, पर्वत, चाँद, सूर्य, हमारा सौरमंडल, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब का निर्माण ऊंचे स्तर की आत्माओं ने किया है, जो मार्गदर्शक स्तर की हैं या उससे भी मार्गदर्शक के भी उच्च स्तरीय पायदान पर पहुंच चुकी हैं। मैं जानती हूँ ज़्यादातर लोगों को इस बात में एक्सेप्ट करने में बहुत कठिनाई होगी कि क्या हमारे सौरमंडल का, चट्टानों का, पृथ्वी का, पशु पक्षियों का, इनका निर्माण भी उच्च स्तरीय आत्माओं ने किया है, क्योंकि अभी तक तो हमने यही जाना था ना कि इन सब का निर्माण परमात्मा ने किया है, यही बताया गया था ना। लेकिन इस रिसर्च में जो निकल के आया है वो इससे अलग है। वो ये है कि जैसे कि आप ये देखते हैं ना कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है प्रैक्टिकली उसके जिम्मेवार हम हैं। हमने ही उसका निर्माण किया है, चाहे विचारों से किया हो, चाहे कर्म के द्वारा किया हो। हमारे ही एफर्ट, कोई भी चीज़ आप हासिल करते हैं अपने जीवन में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव के विपरीत हो, हर चीज़ में आपके एफर्ट लगे हुए होते हैं। आप देखते हैं ये चीज़ तो हमारे जीवन की है, जिसमें हम देखते हैं कि परमात्मा रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। परमात्मा एक निरीक्षक की तरह दूर है, रोल तो हम ही प्ले कर रहे हैं। अपने जीवन का जो भी निर्माण किया है, जैसा भी आज आपका जीवन है, आपके विचारों ने, आपके कर्मों ने उसका निर्माण किया है। इसी तरीके से अब इससे ऊंची पायदान पर बढ़ते हुए पशु पक्षी, चांद तारे, सौरमंडल, जीव जंतु, चट्टाने, पर्वत, इनका निर्माण भी उच्च स्तर की आत्माओं के द्वारा किया गया है। ये जानकारी जो मैं आज आपको दे रही हूँ, ये एक 5वें स्तर की महिला जिसका नाम थीस, जो कि 5वें स्तर की बिगिनिंग में थी और खुद एक निम्न छोटे स्तर की, कनिष्ठ स्तर की मार्गदर्शक है, उसके द्वारा प्रदान की गई है। और इसके अलावा भी बहुत सी जो ऊंचे स्तर की आत्माएं थी, चौथे स्तर के अंतिम पायदान पर या 5वें स्तर की बिगिनिंग पर, इस तरह की जो आत्माएं थी उनके द्वारा भी इसी तरह की जानकारी प्रदान की गई है कि आप जो कुछ देख रहे हैं उसका निर्माण उच्च स्तरीय आत्माओं द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके जीवन की जिम्मेवारी भी आपका जो मार्गदर्शक है उसके हाथों में है, लेकिन उसके हाथों में भी प्रैक्टिकली है। वो आप तक सिग्नल पहुँचाता है, आप किस क्षमता के साथ उसे रिसीव कर पाते हैं, इस हद तक है। ये जैसे कि एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, आप किस हद तक उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो टोटली आपका जीवन का जो स्वरूप है वो आप ही के द्वारा बनाया गया है। दूसरे चाहे मार्गदर्शक हों, परमात्मा हो, ये प्रकृति हो, सब मददगार हैं। क्रिएटर आप ही खुद हैं अपने जीवन के, इन सब के द्वारा आपने मदद हासिल की है। अब इसी तरीके से जब थीस ने जानकारी दी कि किस तरीके से वो उसने जीवों का निर्माण किया, तो अब मैं एग्जैक्टली उसके शब्दों में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन भी एक बात क्लियर कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जब भी कोई माध्यम सृजन के संबंध में किस तरीके से निर्माण होता है, सृजन के संबंध में कोई जानकारी उन्हें देता है, तो वो जो भूलोक पे विज्ञान है उस पर आधारित नहीं होता। मुझे जो भी जानकारी दी जाती है मैं उसका बेहतर से बेहतर अर्थ निकालने का प्रयास करता हूँ। किसी भी जीवन की जब संरचना तैयार की जाती है, जैसे कि थी मछलियों के ऊपर कार्य कर रही है, वो मछली के जीवन की संरचना तैयार करती है। लेकिन जब किसी भी जीवन की संरचना, चाहे वो पशु पक्षी, किसी तरह का जीव के ऊपर जब कोई आत्मा कार्य करती है, तो वो आत्मा प्रकाश, ताप और गति, इन तीनों के गुण धर्मों का इस्तेमाल करती है। जब इस बारे में डॉक्टर न्यूटन ने उससे कहा तो थीस हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि क्या तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि धरती पर तो बहुत कम है मार्गदर्शक स्तर की आत्माएं, उन विरली आत्माओं में से एक थीस भी थी। तो थीस को इस बात की हैरानी थी कि जो इतना गहरा ज्ञान है कि एक आत्माएं ही हैं उच्च स्तर की जो जीव जंतुओं का निर्माण कर रही हैं। तो जब ये इस जानकारी को इस तरीके से डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि जो आत्माएं हैं वो ही जो गति है, ताप है और लाइट है, इन तीनों को मिलाकर एक जीवन का निर्माण करती है, उनके गुण धर्मों में चेंजेस लाकर किसी जीवन का निर्माण करती है। तो इस बात को जानकर थीस भी हैरान थी कि डॉक्टर न्यूटन को इस विषय में ऑलरेडी जानकारी है। आगे जब डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि क्या तुम अपनी मानसिक ऊर्जा से एक पूरी मछली का निर्माण कर सकती हो, उसकी पूरी संरचना तैयार कर सकती हो, तो माध्यम ने इस पर कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने शुरुआत भून से की थी। यानी जब किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो बिल्कुल उसकी जो प्रथम पायदान है
वहाँ से संरचना का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वहीं से तो किसी जीव की क्या आगे चलकर संरचना निकलने वाली है इसका जो फैसला होता है। तो खैर, जब डॉक्टर न्यूटन ने थीस से और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि क्या अब तुम स्तनपाइयों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हो? इस पर माध्यम की तरफ से जवाब आने बंद हो गए, क्योंकि एक दायरा होता है जानकारी का, मनुष्यों तक हर जानकारी नहीं पहुंचाई जा सकती और मनुष्य हर जानकारी को हजम भी नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत सारी जगहों पे, खासतौर पे उच्च स्तरीय आत्माओं के साथ ये बात ज़्यादा होती है कि वो चुप हो जाती हैं। जानकारी जितनी निम्न स्तर की होती है, जितनी बिल्कुल साधारण स्तर की होती है, उतना खुल के एक माध्यम बताता है, और जितनी जानकारी उच्च स्तर की होती जाती है वो जानकारी के या तो लफ्ज़ उलझते जाते हैं या जानकारी ही नहीं देता माध्यम। यहाँ पर क्योंकि थीस खुद 5वें स्तर की है, तो डॉक्टर न्यूटन ने जब जानकारी हासिल करने की कोशिश करी तो थीस की तरफ से बहुत जगहों पर चुप्पी का सामना उन्हें करना पड़ा, जैसा कि अब हुआ। उसने आगे जवाब दिया कि जैसे एक मछली का निर्माण होता है उसके भूंड का, तो हम आसपास के वातावरण में रचना तंत्र को निर्देश देते हैं कि बस इतना कहकर फिर माध्यम चुप थी। डॉक्टर न्यूटन भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो ज़बरदस्ती ज़्यादा कुरेदने की कोशिश करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, एक चुप्पी मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि आगे बढ़ा जाए। तो अब डॉक्टर न्यूटन आगे बढ़े और उन्होंने सवाल को बदला। उन्होंने कहा, जब तुम अपने प्रशिक्षण के स्टेज पर होती हो तब क्या तुम एक ही संसार में कार्य करती हो या अलग अलग संसारों में? तो इस पर माध्यम का जवाब था, जैसे कि वो भूलोक पे मार्गदर्शक है तो वो भूलोक के लिए कार्य करती है, तो वो अपने प्रशिक्षण के लिए जिन दूसरे प्लैनेट्स पर जाती है, जानकारी हासिल करती है, सीखती है, वो भी भूलोक जैसे ही होते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे जैसे बच्चे जब किसी प्रयोग को करना सीखते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाके निर्माण करना सीखते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी जैसे ही दूसरे प्लैनेट्स पर ये आत्माएं जाती हैं और उसी तरह के जीवों का संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जो उनको कार्य दिया गया है एक नए जीव के निर्माण का। अब आप खुद देखिए, इस धरती पर अगर आप गिनने लगेंगे तो कितने तरह के जीव जंतु हैं, कितनी तरह की पेड़ पौधे हैं, जीव, मतलब जान है इन सब में। जानदार चीज़ों की ही इतनी ज़्यादा जातियां, प्रजातियां हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, ये शायद करोड़ों अरबों में होंगी। तो इन सब का निर्माण ऊंचे स्तर की आत्माओं के द्वारा ही किया गया है, और क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है इसीलिए अलग अलग तरह के जीव का निर्माण किया गया है, जो अपनी ऊर्जा को जैसे उस जीव के अंदर ढाल सका। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रकाश, गति और ताप, इन तीनों को मिला के अब क्या होता है कि अगर कोई आत्मा किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे आप हैं, आप कोई चीज़ का निर्माण, आप अगर खीर बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर आप दूध ज़्यादा डाल देंगे तो स्वाभाविक खीर पतली पतली बनेगी। अगर आप चावल ज़्यादा डाल देंगे तो स्वाभाविक खीर गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो मीठी मीठी बनेगी, कम डाल देंगे तो फीकी फीकी बनेगी। मतलब चीज़ें तो वही थी, वही 3 चीज़ें थी, चावल, दूध, चीनी, लेकिन उनकी क्वांटिटी में फेरबदल करने से चीज़ ही बदल गई, चीज़ ही कुछ और बन गई। बस इसी तरीके से चीज़ें 3 ही हैं, प्रकाश, ताप और गति, लेकिन इन तीनों का जब अलग अलग क्वांटिटी में मिश्रण करती है एक आत्मा, तो वो अलग अलग जीव का निर्माण करती है। अब आप धरती पर भी देखेंगे कि कुछ जीव इस तरह के हैं कि वो बहुत ज़्यादा हिंसक हैं, कुछ जीव इस तरह के हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, कुछ जीव इस तरह की हैं कि वो बहुत ज़्यादा कलात्मक हैं। ये जीव की कैटेगरी, मैं जानवरों की बता रही हूँ। जैसे एक मधुमक्खी भी करती है तो कलात्मक तरीके से अपने छत्ते का निर्माण करती है। अब शेर जैसे जो जानवर हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, और बंदर जैसे जो जानवर हैं उनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र है, वो ज़्यादा आसानी से इंसानों की तरह नकल कर पाते हैं, बिहेव कर पाते हैं। कुछ मछलियों की विशेष प्रजातियां हैं जो बहुत, जिन्हें जैसे डॉल्फिन मछली, ये बहुत बुद्धिमान मानी जाती है, ये इंसानों को बचाने तक का कार्य कर जाती है। तो ये जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जीव जंतुओं के अंदर, ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि जो इनके निर्माता हैं उन्होंने अलग अलग मात्रा में ताप, गति और प्रकाश का जो मिश्रण किया है वो अलग अलग मात्रा में किया है। उनकी ऊर्जा जिस हद तक उस जीव का निर्माण कर सकी, उस क्वालिटी के साथ वो जीव पैदा हो गया। अब जैसे कि थीस है, वो महासागरों में काम कर रही है, मछलियों के निर्माण की जिम्मेवारी उस पर है। तो उसने कहा कि डॉक्टर ने उससे पूछा कि फिलहाल तुम किस प्रकार के वातावरण में कार्य कर रही हो? तो इस पर थीस का जवाब था,
अभी तो महासागरों में जब कोई आत्मा जीवन का निर्माण करती है, बिल्कुल बिगनिंग की अवस्था में होती है, तो वो बिल्कुल शुरुआत से करती है, भ्रूण से करती है। वो बिगनिंग ही मेन पॉइंट है। भ्रूण को वो जितना बेहतरीन क्वालिटी का बना पाएगी, उतने बेहतरीन जीव का निर्माण वो कर पाएगी। उसने कहा कि शुरुआत बेशक छोटे छोटे कोशों से होती है, यानी भ्रूण से होती है, मगर इसको सीखना बहुत मुश्किल काम होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी ऊर्जा तब तक पारंगत नहीं होती जब तक कि वो अणुओं में बदलाव ना ला सके, हम सही तरीके से निर्देश ना दे सकें। यहाँ पे सही तरीके से निर्देश देने का मतलब है कि सही तरीके से वो गति में, ताप में और माप में, इसमें सही तरीके से जब तक वो परिवर्तन नहीं ला पाती, जब तक वो सही तरीके से अणुओं में बदलाव नहीं कर पाती, तब तक वो एक बेहतर क्वालिटी के जीव का निर्माण नहीं कर पाती। डॉक्टर न्यूटन ने थोड़ा और कुरेदने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि क्या तुम इस बात को थोड़ा सरल तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हो? यहाँ पर आकर माध्यम ने साफ इनकार कर दिया और जवाब दिया कि नहीं। इस पर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब मुझे एक आखिरी कोशिश करने दो और इसके बाद मैं इस विषय पर सवाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताना ज़रूर। जब कोई आत्मा किसी वास्तविक संरचना का, यानी किसी जीव का निर्माण करती है, तो क्या उसे डीएनए को निर्देश देने में समर्थ होना चाहिए? और जो कोश है, जो मटेरियल समझ लीजिए, जो मटेरियल है जिससे जीव का निर्माण हो रहा है, उस तक ऊर्जा के कणों को भेजने में पारंगत होना चाहिए। थीस का जवाब था, हमें ये सब करने के लिए सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के साथ समन्वय करना होता है। और ऐसा किस लिए? इसलिए क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के जो संसार हैं, चाहे हमारा प्लेनेट भूलोक हो या हमारे भूलोक जैसे और दूसरे प्लेनेट हो, उन सब पर जो सूर्य की ऊर्जा है उसका असर अलग अलग पड़ता है। यानी सीधे सरल शब्दों में, एक जीवन के निर्माण के लिए आत्मा सूर्य की ऊर्जा का भी उपयोग करती है। अब ये सारे कार्य करने के लिए उसे पारंगत होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और जिस जिस मात्रा में वो सीख पाएगी वैसे वैसे जीव का निर्माण वो कर पाएगी। अब जैसे कि चट्टानें हैं, इनका निर्माण होने में तो करोड़ों वर्षों का वक्त लग जाता है। तो अब एक और सवाल खड़ा हुआ। डॉक्टर न्यूटन ने पूछा कि एक बात और बताओ कि आत्माएं करोड़ों वर्षों से विकसित हो रहे जैविक गुण धर्मों की निगरानी कैसे कर सकती हैं, उन पर प्रभाव कैसे डाल सकती हैं? ये सवाल तो स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे एक चट्टान है, उसके निर्माण में कितने हजारों लाखों वर्षों का वक्त लग जाता है। तो किस तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे करके हर चीज़ में परिवर्तन आ रहा है और बहुत लंबे वक्त में आ रहा है, तो क्या बहुत लंबे वक्त तक आत्माएं इन पर कार्य करती रहती हैं? इस पर थीस का जवाब था कि हम लोगों के लिए जो वक्त है वो इस धरती लोक की तरह वर्षों में बटा हुआ नहीं है। हम तो सिर्फ अपने प्रयोग की सुविधा के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब धरती के हिसाब में चाहे करोड़ों वर्षों का वक्त लगता हो, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ पाई हूँ, क्योंकि आत्मालोक में वक्त जैसे धरती के 100 साल, तो आत्मालोक में वो 10 दिन गुजरने के बराबर है या इससे भी कम वक्त। तो इसी तरीके से वो करोड़ों वर्ष कोई मायने नहीं रखते हैं एक आत्मा के लिए। एक उच्च स्तरीय आत्मा जो जीवन का निर्माण कर रही है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं ये करोड़ों वर्ष। उसके लिए शायद ये कुछ महीनों जैसे होंगे। पर ये बात मैं कह रही हूँ, यहाँ पर इस बात को मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर एक और मैं बहुत अविश्वसनीय बात कहने जा रही हूँ कि जो सूर्य है उसका निर्माण भी उच्च स्तरीय आत्माओं के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट थीस के वर्ड बताऊंगी। जैसे कि पूछा गया कि एक व्यक्तिगत रूप से तुम सूर्य का निर्माण करती हो क्या, मतलब अकेली तुम किसी सूर्य का निर्माण करती हो क्या? तो इस पर माध्यम का जवाब था, क्या किसी एक समूचे सूर्य का? अरे नहीं, उसके लिए तो मेरी जैसी बहुत से आत्माओं की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मैं तो बहुत छोटे स्तर पर उत्पन्न कर सकती हूँ। तो तुम क्या क्या उत्पन्न कर सकती हो? मैं छोटे स्तर पर तापमय बंडलों को, जब तुम किसी कार्य को पूरा कर लेती हो तो वो कैसा दिखाई पड़ता है? किसी बहुत छोटी सी सूर्य प्रणाली जैसा। जैसे किसी बड़ी चीज़ का निर्माण करना होता है तो कई लोगों को मिलके काम करना पड़ता है ना, तभी जाके अब एक बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग का निर्माण, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसके निर्माण में उतने
कई 100 या कई हज़ार हाथों का योगदान होगा। हर प्राणी अपनी तरीके से, उसमें कोई आर्किटेक्ट है, कोई कारपेंटर है, जिसकी जिसकी जो काबिलियत है, कोई प्लम्बर है, जिसकी जो काबिलियत है वो उसके मुताबिक उसमें योगदान देगा, तब जाके एक बड़ी सी बिल्डिंग का निर्माण होगा। इसी तरीके से जो सौरमंडल है या जो सूर्य है, जो इनका निर्माण होता है, इसमें भी अनेकों उच्च स्तरीय आत्माएं शामिल होती हैं और अपने अपने स्तर पर योगदान देती हैं। ये एक कंप्लीट टीम वर्क होता है। आगे थीस ने हंसते हुए बताया कि मेरे सूर्य का आकार बास्केटबॉल जैसा होता है। वो बस इतना ही अपना ऊर्जा को केंद्रित कर पाती है कि वो एक बहुत छोटे से बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से सूर्य का निर्माण कर सके। मेरे ग्रह कंचों जैसे होते हैं। वर्तमान में मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, वो एक घरौंदा बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। उनके घर में होता सब कुछ है, वो अपना मिट्टी का घर बनाएंगे, उसमें कमरे भी बनाएंगे, उसमें किचन भी बनाएंगे, उसकी छत भी बनाएंगे, लेकिन वो क्या है, बच्चों का खेल। इसी तरीके से यहाँ पर थीस बता रही है कि वो भी निर्माण तो करती है, प्लैनेट्स का निर्माण करती है, सौरमंडल का निर्माण करती है, लेकिन क्या है उसके लिए, बच्चों के खेल। उसके प्लैनेट कैसे हैं, कंचों जैसे। उसके जब वो सूर्य का निर्माण कर रही है तो वो कैसे कर रही है, एक बॉल की तरह कर रही है। उसकी कैपेसिटी इतनी ही है। आगे उसने कहा कि मैं बस अभ्यास के लिए करती हूँ, ये बस वो कोशिशें करती है कि शायद वो इस कार्य को कर पाए, ये उसकी कोशिशें हैं। वो परफेक्ट किसी चीज़ में, वो अभी सूर्य के निर्माण में योगदान नहीं दे रही है, वो किसी प्लैनेट के निर्माण में योगदान नहीं दे रही है। वो एक, जैसे छोटे बच्चे घरौंदे बनाते हैं, वो बस बना रही है, प्रैक्टिस कर रही है। वो कह रही है कि मैं बस अभ्यास के लिए, ताकि मैं बड़े आकार के सूर्य भी बना सकूं। पर्याप्त दबाव डालने के बाद परमाणुओं में विस्फोट होता है और वो एकदम घनीभूत हो जाते हैं, किंतु मैं अकेली वास्तव में कोई बड़ी चीज़ नहीं बना सकती। बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सब साथ मिलकर काम करना सीखें, ताकि हम सभी अपनी अपनी ऊर्जाओं को समन्वित कर सकें। अभी मैंने कहा था, सूर्य का निर्माण या प्लैनेट्स का निर्माण टीम वर्क होता है। बड़ी उच्च स्तर की आत्माओं का भी टीम वर्क होता है। अकेली कोई आत्मा ये कार्य नहीं कर सकती। आज जो जानकारी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है वो बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी तरफ से बहुत सरल एग्जाम्पल्स को लेकर उसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप मुझे बताइएगा कि मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब हूँ। वैसे ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई मुश्किल वीडियो बनाती हूँ तो उस पर व्यूज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी लोग उसे देखेंगे, यदि वो समझ पा रहे हैं मैं कामयाब हूँ समझाने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। और अगर मैं नाकामयाब हूँ, मैं बात को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। लाखों लोगों के मनों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।